ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ज्योतिष के एक दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं और सीखेंगे आज ज्योतिष के कुछ नए विषयों को लेकर के। और नए विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो खगोल का वर्णन, खगोल के विषय में जानेंगे और खगोल के विषय में हम कुछ सूक्ष्म ढंग से चर्चा करेंगे। उसके विषय में एक अलग वीडियो बनेगा तो आप उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो क्रम है उस क्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे खगोल की। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्रों पर भी चर्चा होगी और नक्षत्रों के नाम और नक्षत्रों के समूहों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तीसरी चीज़ है कि नक्षत्रों के विभाग और नक्षत्रों और राशि माला के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और साथ में नक्षत्रों का भ्रमण और राशि माला और उनके विभागों के विषय में भी हम सब इस अध्याय के क्रम में चर्चा करेंगे। तो आइए सब लोग बिना विलंब किए हुए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक सबसे आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आगे पसंद जरूर आएगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चूंकि आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो इसको शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें। हाँ, थोड़ा सा एडिटिंग का प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पे। एडिटिंग से कोई मतलब नहीं, चीज़ें जो हैं सामने हैं, जो वास्तविकता है, जो वास्तव में ज़रूरत की चीज़ें हैं वे आपके सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार मित्रों, नारायण हरि, स्वागत है और मैं आप सबका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज ज्योतिष संबंधित के विषयों को लेकर के अध्याय द्वितीय। और ज्योतिष का जो क्रम है उसको हम लोग विस्तृत ढंग से जानेंगे और चर्चा करेंगे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष को कैसे समझे। जो लोग ज्योतिष की शिक्षा को सीखना चाहते हैं घर बैठे निःशुल्क, वो वीडियो को जरूर फॉलो कर लें और आप लोगों को शेयर करें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब करता है क्या है, वीडियो को और भी लोगों तक भेजता है तो अन्य लोगों को भी लाभ मिल पाता है। क्योंकि मेरा जो एक मानना है और मेरा जो एक विचार है कि ज्योतिष के द्वारा भ्रम न फैलाया जाए, ज्योतिष के द्वारा लोगों को ठगा न जाए। ज्योतिष यदि आप रुचि रखते हैं और किसी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने विषय में फलित जानना चाहते हैं तो कम से कम ज्योतिष की थोड़ी सी नॉलेज आपको भी हो। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। आज ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग अध्याय द्वितीय के पाठ्यक्रम में चलेंगे और इस अध्याय में हम लोग खगोल वर्णन पे चर्चा करेंगे। और खगोल वर्णन में आकाश के नक्षत्र, राशि और ग्रहों की स्थिति एवं भ्रमण के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन आप सबको यह बिल्कुल स्मरण रहे कि यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही पेचीदा विषय है। फिर भी लघु रूप में इस विषय को इस तरह से हम लोग आज यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि इससे पूर्व से न भी जानते हुए, जो इसको पहले से नहीं जानते हैं, उनके ध्यान में भी सुगमता से काम चलाऊं, आवश्यक बातें आ जाएं। बहुत विस्तृत ढंग से तो इस पर चर्चा करने के लिए एक अलग से वीडियो ही बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि इसको आपको समझ में आए। किसी रात्रि को जब आकाश मंडल घटा से आच्छादित नहीं रहता तो आप देखते हैं कि समस्त आकाश में करोड़ों छोटे बड़े रंग बिरंगे तारे चमक रहे हैं। और अब यह प्रश्न उठता है कि ये तारे केवल रात्रि में ही क्यों दिखते हैं, दिन में भी तो इन्हें दिखना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि दिन को भी आकाश मंडल में तारागण रहते हैं, लेकिन सूर्य की प्रबल ज्योति के कारण वे हमें साधारण नेत्रों से नहीं दिख पाते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने की नहीं है, बल्कि इसके कई प्रमाण भी हैं। स्थान अभाव के कारण केवल इतना ही बता सकता हूँ कि सन 1897 ईस्वी में जब भारतवर्ष में एक सर्वग्रास सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य के पूर्ण रूप से आच्छादित होने पर जब पृथ्वी में बहुत अंधकार फैल गया तो पशु पक्षी आदि सद्या भ्रम में पड़कर अपने अपने स्थान को वापस जाने लगे। जैसे अमूमन दिन ढलने पर सभी पशु पक्षी अपने घरों को वापस लौटते हैं। उस समय पूर्व से निकटवर्ती बुध तारा दिखने लगा, जिसे भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों ने देखा था। जिसके पहले यह तारा सूर्य से समीपवर्ती होने के कारण कभी नहीं देखा गया था।
इससे सिद्ध होता है कि दिन को भी आकाशमंडल में तारागण रहते हैं, किंतु सूर्य की प्रखर प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के चारों ओर तारागण हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग नक्षत्रों की कि नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्र तारागण में ही कतिपय को वृद्धों ने नक्षत्र नाम से पुकारा है। ये जो हम आकाशमंडल में तारों को देखते हैं, इन्हीं में से कई सारे तारों को कुछ लोग नक्षत्र कहते हैं। यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े और उस स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क भी हो, तो जब तक उस सड़क का विभाग किसी रीति से, जैसे कि कोस या मील द्वारा न किया जाए, तब तक यह कहना कि अमुक घटना उस सड़क पर चलते हुए किस स्थान में हुई थी बड़ा ही कठिन होगा। इसलिए सड़कों को माइल्स में विभक्त करने की प्रणाली है और प्रति माइल्स को भी 4 भागों में बांटकर, जैसे 1/2 या 1/4, आधा या चौथाई इत्यादि चिन्हों से अनुमान लगाते हैं। इन चिन्हों के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सरलता से जाना जा सकता है। जैसे कोई घटना 9 माइल तय करने पर 10वें माइल के चतुर्थांश अथवा अर्धांश पर हुई। या कहते हैं कि एक बातचीत के दौरान कहते हैं कि ये घटना हमारे घर से लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे इसी तरह की चर्चा करते हैं। इसलिए महर्षियों ने आकाश मंडल के तारों को पूर्व पश्चिम गति से 27 भागों में विभक्त किया तथा प्रतिभाग का नाम नक्षत्र रखा। इसलिए यदि आप ध्यान देकर देखेंगे तो यह प्रतीत होगा कि इन 27 नक्षत्रों की एक माला पृथ्वी के चारों ओर पूर्वा पर पड़ी हुई है, पूर्व से पश्चिम पड़ी हुई है। यह उत्तर से दक्षिण नहीं है, सिर्फ पूर्व से पश्चिम है, यह ध्यान रखिएगा। कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हैं। उन तारों को एक दूसरे से युक्तिपूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अश्व, कहीं सिर, कहीं गाड़ी, कहीं सर्प आदि का चित्र बन जाता है। इन नक्षत्र आदि के नामकरण पर विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है और तात्पर्य यह है कि इस भूमंडल के चारों ओर जो तारागण हैं उन्हें महर्षियों ने 27 नक्षत्रों के नाम से पुकारा है। उनके नाम आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति को ठीक ठीक बोध कराते हैं। जैसे सड़क के पथिक को मील का चिन्ह से यह कहता हुआ सुगमता होती है कि हम लोग 2 किलोमीटर दूरी पर आ गए या 2 मील की दूरी पर आ गए, उसी तरह गणितज्ञों को यह कहना सरल होगा कि हम अमुक ग्रह या अमुक समय या अमुक नक्षत्र में थे या हैं। यदि चर्चा करें नक्षत्रों के विभाग की, तो प्रत्येक नक्षत्र 4 भागों में विभाजित है और उनमें हर एक को चरण कहते हैं। इस प्रकार भाग करने से यह हुआ कि ग्रह की स्थिति केवल इतना ही कहकर समाप्त नहीं की जाएगी कि अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, या बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है। अब प्रश्न यह उठता है कि या उठ सकता है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र में और किस चरण में थी या होगी। इसके जानने की विधि क्या है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, आर्य सिद्धांत आदि जैसी कई सारी पुस्तकें हैं, पर उन पुस्तकों की सहायता बिना सब बातें किसी शुद्ध पंचांग में भी मिल जाती हैं। किसी पंचांग को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि अमुक ग्रह अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में, अमुक चरण में स्थित है।
पंचांग देखने की रीत जहाँ बतलाई गई है, वहाँ इन बातों को दृष्टांत देकर पूर्ण रीत से समझा देने का यत्न भी किया गया है। इस स्थान में अब इतना ही लिखना आवश्यक है, इतना ही बताना आवश्यक है कि पृथ्वी के चारों ओर तथा पूरब से पश्चिम हुई मालाकार 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। अतएव 27 नक्षत्रों के कुल 108 चरण हैं। अगर आप 27 में 4 का गुना कर दें तो आपको 108 चरण मिल जाएंगे। इस संबंध से एक बात और स्मरण रखने की है कि महर्षियों ने इस माला रूपी तारों या तारों के गुच्छों को या फिर उसे नक्षत्रों को 12 राशियों में भी विभक्त किया है। पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि एक माला में 108 चरण हैं और यदि इसकी 12 राशियां बनाई जाएं, अर्थात इसको 12 जगहों से बांटें तो 9 चरणों की या यूं कहें कि लगभग 2.25 नक्षत्रों की एक राशि हुई। और अब यदि हमको यह मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक नक्षत्र में या अमुक चरण में था, तो इतना जानने के पश्चात बड़ी सुगमता से यह जाना जा सकता है कि वह किस राशि में था। अब चर्चा कर लें आगे नक्षत्र और राशियों के नाम। इस विषय में सुगमता से समझने के लिए हम लोग ये सामने देखिए स्क्रीन पर आपको एक चक्र दिया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से पूर्व लिखी हुई बातें आपको हस्तामलक हो जाएंगी। चक्र पर ध्यान दिलाने से के पूर्व यह अच्छा होगा कि आप पहले 27 नक्षत्रों तथा 12 राशियों के नाम आपको लिख दिए जाएं या फिर आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप जो चक्र ऊपर दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर वाले कोष्ठ में राशियों के नाम हैं, उसके नीचे नक्षत्रों के चरण और तत्पश्चात नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को ज्योतिष शास्त्र में वर्णमाला के एक अक्षर से विख्यात है और तात्पर्य यह है कि प्रति चरण का 108 नाम नहीं देकर केवल अक्षरों से ही उनका बोध कराया गया है। नक्षत्रों का आरंभ अश्वनी से होता है। अश्वनी का प्रथम चरण चू, द्वितीय चे, तृतीय चो, चतुर्थ ला। भरणी का प्रथम चरण ली, द्वितीय लू, तृतीय ले और चतुर्थ लो है। और कृतिका का प्रथम चरण अ, द्वितीय ई, तृतीय उ एवं चतुर्थ ए है। और इसी प्रकार 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर आकार इकारादि युक्त दिया गया है। इन सब बातों को हम लोग ऊपर के चक्र में सुगमता से ध्यान में आ जाने के हेतु मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और चक्र देखने से यह बोध होता है कि किस नक्षत्र से के किस चरण का कौन अक्षर होता है। ज्योतिष में इनका प्रयोग इसी प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म उत्तरा नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो उसका राशि नाम ऐसा रखा जाता है जिसका प्रथम अक्षर प अथवा पा हो। ह्रस्व दीर्घ में भेद नहीं है, ठीक है, चाहे वह अक्षर छोटा हो चाहे दीर्घ हो तो उसमें भेद नहीं मानेंगे। जैसे पद्मराग मिश्र या पार्वती, तो पद्मराग में प है और पार्वती में पा, बड़ा पा है, तो इसमें कोई भेद नहीं रखेंगे। इसी रीत से यदि यह मालूम हो कि अमुक व्यक्ति की का राशि नाम नर्मदेश्वर शर्मा, तो चक्र में देखने से तुरंत बोध हो जाएगा कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरण में हुआ है। और इसी प्रकार सब भी जानना होगा। चर्चा कर लें कि नक्षत्र भ्रमण अर्थात राशि माला और उनके विभाग। हम लोगों ने अभी आगे चर्चा की थी कि आकाश मंडल में मेष, वृष, मिथुन,
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 12 राशियों में विभक्त हैं और प्रत्येक राशि 30 अंश डिग्री होते हैं और इस अंश में 60 कला का होता है। एक अंश कितने कला का? 60 कला का। और पुनः 60 विकला का एक कला होता है। कला और विकला को अंग्रेजी में मिनट और सेकंडों में कहते हैं, पर ध्यान रहे कि यह घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं है। चूंकि एक राशि में 30 अंश होता है, इसलिए 12 राशियों में कुल 360 अंश हुए, क्योंकि 12 गुणे 30 और ये 360 एक परिधि या गोलाकार के अंदर होते हैं। इस कारण जब राशिमाला एक गोलाकार में 12 राशियां मानी गई तो प्रत्येक राशि में 30-30 अंश अवश्य ही रहते हैं। अब इस स्थान पर चक्र में हम देखें, जो ऊपर चक्र दिया गया है, इसके अवलोकन मात्र से यह मालूम हो जाएगा कि नक्षत्र और राशि माला की स्थिति आकाश में किस विधि से अनुमान किया गया है। चक्र को हाथ से लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैठें और चक्र को अपने सामने खड़ा कर ऊर्ध्वभाग ऊपर और अधोभाग नीचे रखकर देखोगे तो पूर्वी भाग पूरब और पश्चिम भाग पश्चिम दिशा की ओर पड़ जाएगा। अनुमान के लिए यदि मान लें कि आप उस चक्र के केंद्र में बैठे हुए हैं तो इस चक्र में देखेंगे कि अश्विनी पूर्व भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है। उसके बाद क्रमशः भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि नक्षत्र वाम क्रम मतलब घड़ी के कांटे के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज पड़ता हुआ ऊर्ध्व भाग को समाप्त कर पूरब दिशा के क्षितिज में अंतिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पर्य समझाने का यह है कि यदि आप अपने को इस ऊपर के चक्र के केंद्र में बैठा हुआ अनुमान करें तो अपने को एक नक्षत्र माला से घिरा हुआ पाएंगे। इस चक्र में यह भी आप देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी छोटी रेखाओं से अर्थात नक्षत्र मंडल के ऊपरी भाग में अंकित कर दिया गया है कि जैसे घड़ी में घंटा बोध कराने वाले अंकों के बीच छोटी छोटी रेखाएं रहती हैं। नक्षत्र मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण बतलाए गए हैं, जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर भी लिख दिया गया है। आप ऊपर की सारणी को अवलोकित कर सकते हैं। नक्षत्र मंडल के ऊपर नवांश मंडल है। नवांश क्या पदार्थ है, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद वाले मंडल में जो काली काली और उजली उजली रेखाएं हैं, उनसे प्रत्येक राशि के 30-30 अंश दिखलाए गए हैं। उसके बाद अत्यंत महीन अंकों में 360 अंशों के मेष के प्रथम अंश से आरंभ कर अंक दिए गए हैं और ऊपर यह भी लिखा जा चुका है कि 9 चरणों की एक राशि होती है और अश्विन से नक्षत्रों का एवं मेष से राशियों का आरंभ होता है। इस कारण यह चक्र में आप देखेंगे कि अश्विनी के आरंभ कर अश्विनी के 4, भरणी के 4, कृतिका के 1 चरण को लेने से 9 चरण हो जाते हैं। अर्थात अश्विनी के प्रथम चरण से मेष राशि के आरंभ होकर कृतिका के प्रथम चरण के अंत पर समाप्त हुई। इस चक्र के सबसे बाहरी भाग में मेष का रूप एक टेढ़ी सी लकीर ब्रैकेट में दिखलाया गया है। यह ब्रैकेट चक्र का सबसे बाहरी रेखा है। प्रत्येक ब्रैकेट के भीतर भिन्न भिन्न अलग अलग राशियों के स्वरूप अर्थात जैसे भेड़, वृषभ इत्यादि शीर्षोदय और पृष्ठोदय गति बतलाते हुए दिए गए हैं। अब आगे बढ़कर देखें कि कृतिका के द्वितीय चरण के आरंभ से वृष राशि का आरंभ हुआ और यह 9 चरण पर अर्थात कृतिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के द्वितीय चरणांत में समाप्त हुई।
और इसी प्रकार मिथुन राशि मृगशिरा के द्वितीय चरण के आरंभ में से चलकर पुनर्वसु के तृतीय चरण पर समाप्त हुई। इसमें भी 9 चरण हुए। मृगशिरा के 2, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 और यहाँ पुनर्वसु के चतुर्थ चरण से कर्क का आरंभ हुआ। अश्लेषा के चतुर्थ चरण पर समाप्त हुई। और इसी रीति से यदि इस चक्र के चारों ओर दिशाओं पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि अलग अलग राशि नक्षत्र चरण की अलग अलग राशि होती है और यह राशिमाला, इसी को भचक्र कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अतः इस भचक्र की चाल तीर के चिन्ह में दिखलाई भी गई है। ऐसे भ्रमण के कारण पूर्व क्षितिज में मेष के उदय होने के पश्चात वृष का उदय होता है। उसके बाद मिथुन इत्यादि का इस चक्र में और भी बहुत सी बातें दिखलाई गई हैं। इनका दिग्दर्शन आगे चलकर और भी कई बातों के बतलाने के बाद कराया जाएगा। एक बात और बता देना उचित होगा कि इस चक्र में एक जगह रेवती और अश्विनी के मध्य में अर्थात मीन के अंत में और मेष के आदि पर संध्या गंड भी लिखा गया है एवं अश्लेषा के मघा के मध्य में अर्थात कर्कट के अंत और सिंह के आदि में रात्रिगंड लिखा हुआ है और इसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल के मध्य में अर्थात वृश्चिक के अंत और धनु के आरंभ में दिवागंड है। इन सब गंड योगों का दोष और गुण फलित खंड में लिखा गया है। यहाँ पर केवल इतना ही बताना चाहेंगे कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोध होता है कि मेष का अंत और वृष का आरंभ कृतिका के प्रथम चरण के अंत में हुआ। उसी प्रकार वृष का अंत और मिथुन का आरंभ मृगशिरा के मध्य हुआ और फिर भी मिथुन का अंत और कर्क के आरंभ पुनर्वसु के चतुर्थ चरण के आरंभ से हुआ, परंतु कर्क का अंत और सिंह का आरंभ अश्लेषा के अंत और मघा का आरंभ से हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि जहाँ राशि का अंत और आरंभ होता है उसी जगह यदि किसी नक्षत्र का भी अंत और दूसरे का आरंभ होता है तो इसी जोड़ स्थान को दैवज्ञों ने गंड माना। और इसी प्रकार यदि आप चक्र के में आगे भी दृष्टि दौड़ाते जाएं तो सिंह का अंत और कन्या का आरंभ उत्तरा नक्षत्र के बीच में हुआ, जोड़ पर से नहीं। वैसे ही कन्या का अंत और तुला का आदि चित्रा के मध्य हुआ, पुनः तुला का अंत और वृश्चिक का आदि विशाखा के तृतीय चरण के आरंभ से हुआ, परंतु वृश्चिक का अंत और धनु का आरंभ ज्येष्ठा के अंत और मूल के आदि से होता है। अर्थ यह है कि द्वितीय बार इस चक्र में एक राशि का अंत एक नक्षत्र के अंत में होता है और उसके बाद राशि का आरंभ दूसरे नक्षत्र के आरंभ में शुरू होता है, इसलिए यह जोड़ गंड कहलाता है और इसका नाम दिवागंड है। इसके बाद धनु का अंत मकर का आरंभ, मकर का अंत कुंभ का आरंभ, कुंभ का अंत मीन का आरंभ नक्षत्र के किस चरण में हुआ, जोड़ पर से नहीं, परंतु इस चक्र में तृतीय अश्विनी के आदि से होता है। इस प्रकार इनको भी ज्योतिषियों ने गंड माना और इनका नाम संध्या गंड रखा। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 1 से या 2 बार या 3 बार 4 बार देखेंगे तो चीज़ें ज़रूर ही आपके समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का बहुत ही सुगम और सरल पाठ आपके सामने रखा जा रहा है। तो इन्हीं के साथ शब्दों को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।